हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेसन में जो परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की व्याख्या चल रहा था, तो कल हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद फिर परमाणु की संरचना के बारे में जो भी अवधारणा प्रस्तुत की गई उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल की संरचना किसने दी, फिर उसके बाद किसने दी, इसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों को पिछला वीडियो जो हमने YouTube पर अपलोड किया था उसको जरूर देखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला अध्याय जो परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की व्याख्या मॉडर्न फिजिक्स में चल रहा था और इंटरमीडिएट एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और धन किरणों की खोज हो जाने के बाद और कैथोड किरणों की खोज हो जाने के बाद थॉमसन ने सबसे पहले अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि नाभिक जो होता है, वो जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है और समस्त धन आवेश समान रूप से उसमें फैला हुआ है, क्योंकि परमाणु एक सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसमें धन आवेश समान रूप से फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार से धंसे हुए हैं जैसे कि तरबूज में बीज। तो इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, जिसके कारण इसको वैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया और इसको मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा अपना नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब रदरफोर्ड के अनुसार बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले 1911 ईस्वी में अपना एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, जिसमें रदरफोर्ड ने धातुओं पर अल्फा कणों की बमबारी के कई प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने एक खास प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने रेडियम से निकलने वाले तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर कराई, जिससे उसमें उत्पन्न होने वाली चमक को प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर उन्होंने अध्ययन किया और पाया कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, जिससे कि बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण थोड़े से विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे पता चला कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित भाग है जो सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। और तीसरा, कुछ अल्फा कण अत्यंत 90 अंश से अधिक कोण पर भी वापस लौट कर आ जाते हैं, जिससे पता चला कि परमाणु के केंद्र में जो धन आवेशित भाग है वो अत्यंत सघन और दृढ़ है। तो इस प्रकार से उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के द्वारा अपने एक परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, और उस परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित परिकल्पनाएं थी। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। कैसा कण है? विद्युत उदासीन कण है जो दो भागों से निर्मित है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, धनावेशित भाग जो नाभिक का केंद्र, परमाणु का केंद्र कहलाता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा, नाभिक के चारों ओर का विस्तृत बाहरी क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻12 सेंटीमीटर से 10⁻13 सेंटीमीटर तक होती है, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, और जिसमें केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं
उसको नाभिक कहते हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन ऐसा नहीं है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल काफी हद तक सही साबित हुआ, लेकिन कुछ सीमाएं थीं जिनको वो पार नहीं कर सका। मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ दोष थे, जिनको रदरफोर्ड के दोषों को बोर ने अपने नए परमाणु मॉडल प्रस्तुत करके दूर किया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कौन से दोष थे? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित 2 दोष थे। कौन कौन से थे, अब उनको भी समझ लेते हैं। पहला सबसे बड़ा दोष था कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। अब स्थायित्व की व्याख्या कैसे नहीं कर पाया, इसको समझते हैं कि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहां बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते रहते हैं तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं और प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहेंगे और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी ऊर्जा का ह्रास होता चला जाएगा, ऊर्जा कम होती चली जाएगी, तो उनकी घूमने की जो त्रिज्या है वो भी कम होती जाएगी। अंत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते और उसकी त्रिज्या छोटी होते होते वो नाभिक में ही गिर जाएगा और नाभिक में ब्लास्ट हो जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रह पाती है। तो इसलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, सबसे बड़ी कमी थी तो वो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी कमी ये थी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये 2 मेन कमियां थीं, जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने काफी हद तक वैज्ञानिकों को संतुष्ट किया, लेकिन इन 2 कमियों के कारण रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को भी वैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया। फिर इसके बाद नील्स बोर आए और उन्होंने अपना एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसने पूरे विज्ञान जगत में एक अलग ही स्थान बना लिया। और वो आज भी प्रेजेंट टाइम पर भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम आज पढ़ते हैं। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद जो बोर ने परमाणु मॉडल दिया वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया, जिसको हम कल अध्ययन करेंगे विस्तार से। अगर आज आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।